की बात। भारत को लेकर ट्रंप के यू टर्न के मायने। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। भारत का पड़ोसी राष्ट्र नेपाल इन दिनों राजनीतिक उथल-पुथल की आग में झुलस रहा है। सड़कों पर युवा यानी जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने देश में तख्ता पलट कर दिया है। उनका आक्रोश इतना गहरा था, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। संसद को भंग कर दिया गया। इसी उथल-पुथल के बीच एक नई सरकार ने शपथ ले ली है, जिसकी कमान एक महिला के हाथों है। ऐसा नेपाल के इतिहास में पहली बार हुआ है। नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्हें यह जिम्मेदारी एक ऐसे समय में मिली है जब देश दशकों की सबसे बड़ी राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का लंबा इतिहास रहा है। साल 2008 में राजशाही के अंत के बाद से देश ने 14 सरकारें देखी, जिनमें से कोई भी अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। हालांकि इस बार का विद्रोह एक अलग प्रकृति का है। इसकी नींव किसी राजनीतिक दल को नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर शुरू हुए एक सामाजिक अभियान ने रखी थी। नापो किड्स नाम के इस अभियान ने राजनीतिक नेताओं के बच्चों की विलासितापूर्ण जीवन शैली को उजागर किया। सोशल मीडिया पर उनकी महंगी यात्राओं, ब्रांडेड कपड़ों और लग्जरी कारों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई, जिनकी तुलना आम नेपाली युवाओं की बेरोजगारी और संघर्ष से की गई है। यह अभियान नेपाल के 13 से 28 वर्ष के युवाओं यानी जेन ज़ी की आर्थिक निराशा और उस असमानता के खिलाफ उनके गुस्से को दर्शाता है, जिसने सालों से देश को जकड़ रखा है। सुशीला कार्की की नियुक्ति एक ऐसे समझौते का परिणाम है जो मौजूदा संकट को खत्म करने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के साथ साथ सेना प्रमुख और जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों के बीच लंबी बातचीत के बाद हुआ है। हालांकि कार्की किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं है, जो उन्हें एक निष्पक्ष और विश्वसनीय चेहरा बनाता है। प्रदर्शनकारियों को भी लगता है कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ही देश को इस संकट से बाहर निकाल सकता है। अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर उनका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अगले 6 महीने से 1 साल के भीतर देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, ताकि एक स्थायी सरकार बन सके। उन्होंने देश में 6 माह में चुनाव कराने की बात कही है। दरअसल नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़े नियम लागू किए थे, जिससे देश के युवा, जिन्हें जेन ज़ी कहा जाता है, भड़क उठे। देखते ही देखते यह एक छोटे विरोध प्रदर्शन से राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया। युवाओं ने भ्रष्टाचार, पक्षपात और राजनेताओं की अक्षमता के खिलाफ आवाज बुलंद की। यह आंदोलन देखते ही देखते हिंसक हो गया। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, अरबों रुपए की संपत्तियां खाक हुई, अकेले होटल उद्योग को 25 अरब का नुकसान हो गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के आवास और अन्य सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया। संसद की इमारत में आग लगा दी। नेपाल में अस्थिरता का असर सिर्फ उस पर ही नहीं, बल्कि भारत पर भी निश्चित ही पड़ेगा। भारत और नेपाल के करीब लगभग 1750 किलोमीटर लंबी सीमा खुली है। ऐसे में नेपाल की अस्थिरता से सीमा पर अवैध गतिविधियां जैसे हथियार तस्करी और घुसपैठ बढ़ सकती है। नेपाल भारत के लिए एक बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। वहां की राजनीतिक अस्थिरता से भारत के आर्थिक हितों पर भी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अंतरिम सरकार के प्रमुख सुशीला कार्की के रूप में भारत को एक उम्मीद की किरण नजर आई है, क्योंकि शपथ लेने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके मन में अच्छी छवि है। इतना ही नहीं, सुशीला ने अपने उच्च शिक्षा भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से प्राप्त की है और वह खुद को भारत का मित्र मानती है। उन्होंने भारत और नेपाल के लोगों के बीच गहरे रिश्ते को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत और नेपाल की जनता का रिश्ता सरकारों से परे है। दोनों देशों के बीच बहुत पुराना और मजबूत जुड़ाव है। हमारे कई रिश्तेदार और दोस्त भारत में हैं। कार्की ने यह भी जोड़ा कि भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है और भले ही कभी कभार छोटी मोटी खटपट हो, रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहता है।
सुशीला कार्की की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति ने नेपाल के लिए उम्मीद बढ़ाई है। सवाल बड़ा यह है कि क्या वह देश को राजनीतिक स्थिरता की ओर ले जाएंगे या सिर्फ उनका चयन और अल्पकालिक समाधान साबित होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि नेपाल का यह घटनाक्रम दक्षिण एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। भारत और नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के बयानों को उनका यू-टर्न कहा जा रहा है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। इन बयानों के पीछे ट्रंप का दोगलापन ज्यादा नजर आ रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले ट्रंप ने भारत पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाया था। उनका आरोप था कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहा है, लेकिन अब अचानक उनका रुख बदलने लगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका ने भारत को चीन के हाथों खो दिया है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना महान दोस्त बता रहे हैं और भारत अमेरिका संबंधों को बहुत बहुत खास कह रहे हैं। सवाल यह है कि ट्रंप के रुख में इस अचानक बदलाव की मायने क्या है? क्या यह सिर्फ उनकी हॉट एंड कोल्ड नीति का हिस्सा है या फिर इसके पीछे भारत की मजबूत कूटनीतिक हाथ है? हालांकि ट्रंप के हाल के बयानों का विश्लेषण करें तो आसानी से समझ सकते हैं कि ट्रंप कभी भी भारत के दोस्त नहीं हो सकते हैं। भले ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान दोस्त बताएं, लेकिन दूसरी तरफ वे यूरोपीय संघ पर यह भी दबाव बनाते हैं कि वे भारत पर 100% टैरिफ लगाएं। हालांकि उनका यह दाव यूरोपीय संघ ने ही फेल कर दिया। अब उन्हें G7 देशों पर भी ऐसा ही दबाव बनाया है। उन्हें वहां भी सफलता मिलना मुश्किल है, क्योंकि G7 में भी ज्यादातर वही देश हैं जो यूरोपीय संघ में हैं। दरअसल ट्रंप बहुत ही चालाक व्यक्ति है। वे भारत पर दबाव तो बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद भी नहीं करना चाहते। इसलिए वे भारत और मोदी की तारीफ बार बार कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने कहा कि ट्रंप की कुछ आर्थिक नीतियों ने वैश्विक व्यापार प्रवृत्तियों को जहां ठप कर दिया है, वहीं वे अमेरिका के लिए भी आत्मघाती साबित हो रही है। ट्रंप की आर्थिक नीतियों के चलते वैश्विक व्यापार लगभग ठप हो गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप टैरिफ से भारत को नुकसान हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। हालांकि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने अपनी विदेश नीति से समझौता नहीं किया। उन्होंने साफ कह दिया है कि वह ऊर्जा सुरक्षा के मामले में अपने राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता देगा। भारत ने रूस से किफायती तेल खरीदना जारी रखा है, जिससे यह साबित हुआ है कि भारत किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। ट्रंप यह भी जानते हैं कि यदि उसे चीन से मुकाबला करना है तो भारत जैसे मजबूत सहयोगी का साथ लेना बहुत जरूरी है। भारत के बिना अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति अधूरी है। लेकिन इस मामले में भी ट्रंप का दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत उससे दूर होकर रूस और चीन के और करीब जा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ा, जिससे ट्रंप की रणनीति नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। हालांकि ट्रंप के हाल के हरकतों में उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। भले ही वे भारत और मोदी की कितनी भी तारीफें करें, लेकिन भारत को उनके संबंधों में काफी सतर्कता बरतनी होगी, अन्यथा वे भारत को अब नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब खबरें संक्षेप में। सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राधाकृष्णन ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पूर्व न्यायाधीश और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा। राज्य में देंगे 8,500 करोड़ रुपए की 31 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले में मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में माओवादी नेता मूडम बालकृष्ण उर्फ मनोज समेत 9 अन्य नक्सलियों को मार गिराया। बालकृष्ण पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। SIR को लेकर राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। कहा इस संबंध में विस्फोटक सबूत पेश करेंगे। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया, 5 लोग गिरफ्तार। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को तख्ता पलट के प्रयास के लिए 27 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई। बोल्सोनारो को ट्रंप का करीबी माना जाता है। ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% का टैरिफ लगाया है। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।